नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आजकल बड़ी रौनक है, बड़ी हलचल है। प्रधानमंत्री इमरान खान अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनके विरोधी हैं वो भी इस्लामाबाद में जमे हुए हैं। वो भी कल बड़ी रैली करने जा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। आज जो इमरान खान ने रैली की है उसमें भी हजारों की भीड़ थी और इमरान खान ने विपक्ष के नेताओं को चूहे और पता नहीं क्या क्या बता दिया है। और जो हमेशा होता है, जब भी किसी की सत्ता, किसी की कुर्सी डामाडोल होती हुई दिखाई देती है तो वो ना केवल विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी बताता है, तमाम तरह की तोहमतें लगाता है, बल्कि विदेशी ताकतों के सिर पर भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है कि उनकी वजह से उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। एक्चुअल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और वार सिचुएशंस हो चाहे काउंटर टेररिज्म हो, उनमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए के श्रीवास सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। और दूसरे आपके जाने पहचाने चेहरे, बहुत दिन बाद वो मेरे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से अमजद अयूब मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्ते, दोनों को नमस्ते। मिर्जा साहब, आपके पास ही आता हूँ। ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? सेना नहीं चाह रही है कि अब इमरान खान आगे बने रहें या कुछ और कारण है? और जो उनकी पार्टी में भी विद्रोह दिखाई दे रहा है, बगावत दिखाई दे रही है, और जो अब तक उनकी सरकार को अपने कंधों पर ढो रहे थे उनमें भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। और जिस तरह का भाषण आज इमरान खान ने दिया है, इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया ओमकार चौधरी साहब। बात यह है कि इमरान खान जो है वो अपने खिलाफ खुद ही साजिश कर रहा है, यानी कि उसके खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को बड़े तूम तराक के साथ लाया गया था कि वो आके पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर करेगा, और जो इमरान खान का पर्सनालिटी का एक करिश्मा जिसको कहते हैं, उसके जरिए वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज का जो इमेज है उसको बेहतर करेगा, नवाज शरीफ वगैरह जो हैं इनको पीछे करेगा, और सी पैक जो है इसको फौज के हवाले कुल्ली तौर पर करेगा। वो तो हम देखते हैं कि सी पैक को जिस जनरल के हवाले किया उसके तो पापा जॉन के पिज़्ज़ा निकल आए और करप्शन के इल्ज़ामात। इसी तरह जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पूरे मुल्क का जिसको बनाया चेयरमैन, वो भी फौजी जनरल था। वो 300 बिलियन डॉलर्स लेके, तो वो 300 बिलियन रुपीस लेके वो भी गायब हो गए। तो उसके बाद सी पैक ठप पड़ा है और कोई उसमें पेशरफ नहीं हो सकी। तो इमरान खान ने सबको नाराज किया है, इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया है, महंगाई आज तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक पहुंच चुकी है, और फिर उसने कुछ डिलीवर नहीं कर सका वो। तो उसके अपने घर में उसकी जो बीवी है उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो पंजाब में जो पोस्टिंग्स होती हैं बड़े ब्यूरोक्रेसी की, वो पैसे लेके पोस्टिंग करती है, और उसका जो एक्स हस्बैंड है वो जो है वो भी, और उसका बेटा वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आज की जो इमरान खान ने तकरीर की है उसके हवाले से आपको
थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि नंबर 1 ये कितना झूठा आदमी है, और नंबर 2 के इसका तकरीर का कोई सर पैर नहीं। कहता है कि पाकिस्तान को एक कौम बनाने के लिए मैं निकला हूं। पाकिस्तान एक कौम नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, जमवाल हैं, मतलब है कि हजारा हैं। तो इनके पंजाब के साथ बड़े शदीद टकराव की सूरत में है ये। और आप अगर कहते हैं कि आप पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो दूसरी कौमें हैं उनके नेशनल जो राइट्स है वो देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल है। तो ये एक ऐसे इसने बात की है जिसका कोई लेना देना नहीं। फिर ये कहता है कि हम जो है वो मकानात बनाने के लिए जो है हम बगैर सूद के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं। तो देखें, आप को अभी देख लें, रिसेंटली चाइना में प्रॉपर्टी का बबल जब फटा है तो $300 बिलियन का तो स्ट्रेट अवे नुकसान हुआ, और फिर उसका नॉक ऑन इफेक्ट बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी हुआ है। इसी तरह से 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसमें से अभी तक हम बाहर नहीं निकल सके, जो अमेरिका में शुरू हुआ, वो भी सब प्राइम लोन्स की वजह से शुरू हुआ, जो लो इंटरेस्ट लोन्स लोगों को दिए जाते थे घर खरीदने के लिए। और उसमें लोगों की आमदन चेक नहीं की जाती थी कि भाई लोगों की कितनी आमदन है, क्या ये सस्टेनेबल है कि ये कर्जा लेके वापस दे सकें। लिहाजा जैसे ही जरा सा इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, लोगों ने पेमेंट्स नहीं कर सके, और वहां पे पेमेंट्स वापस नहीं आ रही थी, कर्जा जो दिया था बैंकों को, तो बैंक कोलैप्स होना शुरू हो गए। और जो प्रॉपर्टी बबल अमेरिका में फटा, उससे फिर बैंक भी तबाह हुए, नॉर्दर्न रॉक तबाह हुआ, लीहम ब्रदर्स तबाह हुए, यूरोप पूरे में पता लगा कि यूरोप के जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने उन बैंकों में इन्वेस्टमेंट्स क्यों लिया था, वो भी वाइप आउट हो गए। तो पूरा ये एक नॉक ऑन इफेक्ट आया। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां की इकोनॉमी है ही कोई नहीं, कोई बेस फाउंडेशन ही नहीं है कोई इकोनॉमी का, वहां पे ये प्रॉपर्टी के लोगों को कर्जे वर्जे देना जो है, ये पाकिस्तान के अंदर सस्टेनेबल नहीं है, और ये मजीद क्राइसिस में लेके जाएगा। फिर बार बार कहता है ब्रिटिश सिस्टम बहुत अच्छा है, वेलफेयर सिस्टम बहुत ये है। एक तो इमरान खान ये समझता नहीं है कि बरतानिया का वेलफेयर सिस्टम जो है ये क्यों आया और कैसे आया, क्योंकि ये आज हमारा मौजू नहीं है, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि वो फूल प्रूफ है, ये गलत है। इस वक्त बरतानिया में जो हेल्थ सिस्टम है वो एक क्राइसिस का शिकार है। नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वहां पे 3-3, 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट है एक छोटे से ऑपरेशन के लिए, अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो या दिल का ऑपरेशन हो, इमरजेंसी, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे आपने अगर घुटने का जॉइंट का ऑपरेशन है, या कंधे का ऑपरेशन है, या कमर का ऑपरेशन है, या और कोई ऑपरेशन है, या वॉल्व चेंज कराना है हार्ट का, तो 3-3, 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट चल रही है। और फिर रेलवे का निजाम तो प्राइवेटाइज हो गया सारा, वो तो वो उसकी सूरत नहीं रही। फिर एजुकेशन का झूठ बोलता है कि वहां एजुकेशन मुफ्त है। भाई कहाँ मुफ्त है? यूके में तो एजुकेशन टोनी ब्लेयर ने आके 1997 में उसको खत्म कर दिया था मुफ्त। अब तो यहाँ पैसे दे के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लिहाजा जब यहाँ का स्टूडेंट ग्रेजुएट होके बाहर निकलता है तो एक हाथ में उसकी डिग्री होती है और एक हाथ में उसका बैंक स्टेटमेंट होती है कि भाई इतना कर्जा आप ले चुके हैं। तो एवरेज यहाँ पे 20,000 पाउंड जो है हर ग्रेजुएट के ऊपर ग्रेजुएशन के दिन कर्जा चढ़ा होता है। इसी तरह से फिर कहता है कि नजरिया पाकिस्तान जो है ये इंसानियत, कहता है मैं नजरिया पाकिस्तान को अब जाके समझाऊं और नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत हमने करनी है। तो उसने फिर आगे कहा कि नजरिया पाकिस्तान का मतलब इंसानियत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो श्रीलंकन को सियालकोट में मारा है वो नजरिया पाकिस्तान के कौन सी शिक के तहत मारा गया? ये 4 दिन पहले पूजा को, 18 साल की लड़की को सिंध में रोड़ी में मारा है इन्होंने, यहाँ शूट किया है हिंदू लड़की को। वो कौन सी इंसानियत है जिसके तहत उसको मारा गया है? कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जो है ये मुकम्मल तौर पर दिमागी अपना तवाज़न खो चुका है और लोगों को झूठ बोल रहा है और झूठ बोल के ये कर रहा है। क्राइसिस जो असल है पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं है।
एक कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री की बेसिस के ऊपर स्मॉल इंडस्ट्री होती है, उसकी फाउंडेशन, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हैवी इंडस्ट्री होती है। ये कहता है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, पहले कहता है, अच्छा मैं इसको यहाँ वाइंड अप करता हूँ, कहता है कि हमने टैक्सेस मैंने कलेक्ट करने हैं और वो टैक्सेस अवाम पे लगा देने। तो टैक्सेस जी कहाँ से कलेक्ट करोगे जबकि लोगों के पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। तो वो जो बड़ा टैक्स होता है, जो टैक्स के हुजूम को बढ़ाता है, वो तो हो नहीं रहा, तो टैक्स कहाँ से आएगा? फिर कहता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, और एक्सपोर्ट में से जो कमाई आएगी उससे हम वेलफेयर करेंगे। मुझे ये बताएं, शलवारें कमीजें बेच के कभी पैसा कमाया गया है कि वो जो है इकोनॉमी पे लग सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो एक्सपोर्ट होती है वो स्मॉल इंडस्ट्री की होती है, वो मशीनरी की एक्सपोर्ट होती है, वो हैवी इंडस्ट्री की होती है, वो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं चीजों के वो बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट होती है, जैसे बसें हैं, कारें हैं, बंदूकें हैं, या कैनन है, या टैंक है, या ट्रेन के डब्बे हैं, या हवाई जहाज हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं आप और इसको बाहर के दुनिया में बेचते हैं। वो उसको वो इनकम आती है, या ये कपड़े बेच के तो ये कह रहा है कि मैं एक्सपोर्ट करके तो इससे पैसा कमाऊंगा? तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटल कोलैप्स हो चुकी है, जो आप तमाशा देख रहे हैं आज, और जो कल भी देखेंगे और शायद परसों भी देखेंगे। ये तमाशा बेसिकली पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लासेस हैं और आर्मी है, इसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि एक कहता है हम इसको हम बचाएंगे अपने तबके को, एक कहता है हम बचाएंगे, एक कहता है हमारे पास ज्यादा बेहतर फार्मूला है। और इसी चक्कर में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह इन सियासी पार्टियों की शफलिंग कर रही है। कभी नवाज शरीफ को ले आते हैं, कभी पीपल पार्टी को ले आते हैं, कभी इमरान खान को ले आते हैं, अब फिर शफलिंग शुरू है, देखते हैं कौन आता है। जी जी जी, बहुत ही अहम बातें आपने मिर्जा साहब कही हैं। सिवाज सर, वैसे तो मिर्जा साहब ने इमरान खान के भाषण के सभी जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं वो बता दी हैं, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी ये पढ़ कर के। वो कहते हैं कि साहब विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं और चोर हैं, मैंने गरीबी और बेरोजगारी दूर कर दी है। ये गरीबी और बेरोजगारी दूर करती है, कहाँ से कर दी है इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी दूर? क्या अब पाकिस्तान में सब अमीर हो गए हैं, सबको इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए हैं कि अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा? ये हाँ एक बिल्कुल। और एक और झूठ बोला उन्होंने। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। चौधरी साहब, मिर्जा साहब ने बहुत अच्छा बताया। तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं पहले भी है, इसमें कोई शक नहीं। ये नया पाकिस्तान बनाने के उस पे आया था, मगर वो नहीं बना पाया, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिकली वो फेल हो गया, और वो प्रूव किया कि जो पहले रूलर थे, चाहे वो नवाज शरीफ था या भुट्टो थे, जैसे थे उनसे भी निकम्मा निकला, बिकॉज इनको तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था नहीं। तो सच्चाई ये है कि आज जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है वो बुरी हालात है। उसके $186 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, $5 बिलियन उनको हर साल चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो डेट लिया है। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है। उसके बाद इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और तो ऐसे में सच्चाई ये है कि इमरान खान इकोनॉमिकली फेल हो गए हैं। उनकी जो पॉलिसी थी, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं समझ, टेररिज्म बढ़ गया है, फॉरेन पॉलिसी भी नहीं चली। मगर सच्चाई ये भी है कि ये तो पहले वालों ने भी किसी ने नहीं किया। क्या ये रीजन है इसको हटाने का? मुझे नहीं लगता उसके वजह। देखो आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया, जी जी क्योंकि जब भी पॉलिटिकल के जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी, और अगर पाकिस्तान आर्मी की छोटी मोटी भी कहीं फ्रिक्शन चलती है तो फिर उसको हटा दिया जाता है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो कि ओवर मिलिटराइज है। अगर आप भारत के साथ तुलना करें, भारत का जो देश है वो इससे ज्योग्राफिकली 7 से 8 गुना है, पॉपुलेशन 6 गुना ज़्यादा है।
इकोनॉमी 10 गुना ज़्यादा है और फौज 70% है। एक छोटे देश के लिए इतनी बड़ी फौज का क्या काम है? इसका मतलब ओवर मिलिटराइज है। इसका मतलब कि उनको अपने वजूद के लिए रखना है एंटी इंडिया स्टांस, नहीं तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। ऊपर से वो बिजनेस हाउस चलाते हैं। फौजी फाउंडेशन जो है वो $62 बिलियन का जो बिजनेस चलाता है। आपका प्रॉपर्टी से लेके बैंक, रियल एस्टेट से लेके बैंक, आपके कोलगेट से लेके सीमेंट, सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी फौजी फाउंडेशन बनाती है। तो ऐसे में सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी की टोटल इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं कि भाई अब जैसे मिर्जा साहब बता रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इमरान खान तो फेल हो गए, मगर फेल होना ही रीजन है, फेल तो पहले से ही थे, मगर अब क्यों चेंज किया पाकिस्तान की आर्मी ने, ये सच्चाई है। पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी में है। ये भी सच्चाई है। हर एक देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है, ये भी सच्चाई है। अब हुआ क्या है, 2-3 चीजें हुई हैं जिसके कारण सुनने में आया है जो फ्रिक्शन बढ़ी है। एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अमीन जो DGISI थे, जो कि वो इमरान खान के बहुत नजदीक माने जाते हैं। और सुनने में यह आया कि जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, तो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद ने काफी मदद की थी इमरान खान को जीतने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद इमरान खान के बड़े चाहते थे, और इतने चाहते थे कि कहीं ना कहीं शक था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कि कहीं जो फौज की लीक तो नहीं कर रहे, कुछ बातें तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते, जो बातें नहीं बतानी, ये भी शक था। तो उन्होंने इसलिए उनको चेंज कर दिया था DGISI से पेशावर के कोर कमांडर, जिसको वो नहीं चेंज करने देना चाहते थे इमरान खान, और काफी देर इनके बीच के अंदर फ्रिक्शन रही। मगर ये हमको मालूम है कि जो पावर असली वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, बल्कि आर्मी के पास। तो एंड में इमरान खान को झुकना पड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद DGISI से वो कोर कमांडर पेशावर चले गए, और लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम को बना दिया गया जो कि DGISI। अब हो क्या रहा था कि ये फ्रिक्शन वहां खत्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं 2-4 बातें ऐसी हुई हैं जहां पर जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद के बीच में कुछ फ्रिक्शन हुई है, जहां उसने आउट ऑफ टर्न स्टेटमेंट पास की, उससे शो कोज नोटिस मांगा था। शो कोज नोटिस तो तब भी मांगा था जब वो गए थे काबुल में इमरान खान के कहने पे, और लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा को मालूम ही नहीं था। उन्होंने जाके वो काबुल के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट बनाई, ऐसी गवर्नमेंट बनाई उसको किसी ने आज तक रिकग्नाइज नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद भी नहीं रिकग्नाइज। अब कहीं सुनने में आ रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद को इमरान खान चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जब जनरल बाजवा रिटायर होते हैं नवंबर में। तो ये भी एक कारण बताते हैं कि ये फ्रिक्शन थी बिटवीन जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। दूसरी फ्रिक्शन ये भी बोलते हैं कि कहीं आउट ऑफ टर्न इमरान खान ने जो कमेंट पास किए थे रशिया के बारे में और काफी प्रेज की थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो रूस की तरफ ज्यादा झुकाव है। पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नहीं चाहती कि अमेरिका से बिल्कुल नाता तोड़ा जाए, बिकॉज इनको पाकिस्तान की आर्मी में सभी जनरल्स मैक्सिमम कोर्सेज करते थे अमेरिका में, और इनका एक पैक्ट साइन था, अभी 2-3 साल से ही हटा है, जहां पर इनके मिलाप पाकिस्तान आर्मी और US आर्मी में काफी था। इनकी ट्रेनिंग, इनके इक्विपमेंट 20 साल से पाकिस्तान आर्मी को अमेरिका से मिल रहा था, तो वो अमेरिका से काफी नजदीक रहना चाहती पाकिस्तान की आर्मी, कभी नहीं रिलेशन खराब ज्यादा करनी चाहती। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है खड़वाड़ का एक रीजन है। और तो सच्चाई ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर जरूरत से ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है तो जो फौज है उसके विंग को क्लिप कर देती है। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं कि जब जियाउल हक को लेके आए थे भुट्टो, तो बताया गया था कि उसको 3rd नंबर था, उनको सिलेक्ट कर दिया। कहता कि भाई ये सबसे जो शरीफ जनरल साहब हैं और ये मेरे सर्व करेंगे ये।
और उनको जो कोई मैं आज पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, बहुत एक अच्छी जो एक कोट आया हुआ था कि जब एक फॉरेन डिग्नेटरी आए रहे थे जो विजिट कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उनको हेड ऑफ टेबल पे बिठाया जा रहा था, तो वहां पर भुट्टो थे। भुट्टो ने देखा कि जनरल ज़ाहिर हक साइड में बैठे हैं, तो उसने बोला मंकी कम है, मतलब उसको मंकी के नाम से पहचानते थे, और वो आए इमीडिएटली और बड़े अदब से झुक के किया, और तभी से वो हो गया था। और देखो उससे 5 महीने के बाद जो भुट्टो को कहां से कहां पहुंचा दिया, और अगले 1.5 साल में इसको गैलोज में भेज दिया। तो सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी के पास ताकत है, हुकूमत है, तो ये रिलेशन खराब हुए। ये तो मानना है कि इमरान खान सक्सेसफुल नहीं हुए, पर ना सक्सेसफुल होते फिर भी चल जाते 5 साल, मगर अगर रिलेशन पाकिस्तान की आर्मी के साथ खराब नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर पावर है, और पाकिस्तान चुपचाप आर्मी अब पीछे से देख रही है, इंटरफेयर नहीं करी। और ये भी सच्चाई है, वो जमाने चले गए जब पाकिस्तान की आर्मी बेवकूफ़ी करती थी, रूल कर लेती थी, और जो पावर को अपने नाम से ले लेती थी, क्योंकि गवर्नमेंट चलाना कोई आसान काम तो है नहीं, और थोड़े दिनों के बाद अनपॉपुलर हो जाती थी। मगर अब पाकिस्तान की आर्मी को ट्रिक समझ आ गई है कि आप इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सिविलियन गवर्नमेंट को रूल करने दो, जो भी कोई गड़बड़ है तो उसके ऊपर थोप दो, और अथॉरिटी आप खुद इंजॉय करो, पावर आपके हाथ में है। तो ये सच्चाई है आज की तारीख में। ये सच है कि इमरान खान हर स्फेयर में फेल हो गए, मगर ये भी सच है कि उनका जो आर्मी का कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर, वो खत्म हो गया है, और उसके कारण ही जो जनरल बाजवा है उन्होंने ये खींची। एक और भी सुनने में आया है, कितना सच है इसका मिर्जा साहब भी कुछ लाइट डाल सकते हैं, कि अभी जो जनरल बाजवा की टेन्योर खत्म हो रहा है नवंबर में, और कहीं जनरल मान लो कोई और पार्टी आती है, कोई ना कोई साठ गांठ है, हो सकता है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद भी मिल सकती है, मिल सकती नहीं मिल सकती, वो टाइम बताएगा। ये भी है, कहने का मतलब है जिसको पाकिस्तान की आर्मी चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको ही सब कुछ मिलता है। आज की तारीख में इमरान खान के से पाकिस्तान की आर्मी ने सिर से हाथ उठा लिया है, तो अब वो कितनी कोशिश करें बच नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर की गेम है। इनके 342 जो लॉ मेकर्स हैं असेंबली में, आपको 172 चाहिए, आपके पास 177 थे जो कि आपकी दूसरी पार्टियां थी, वो जो दूसरी पार्टियां थी वो सारी निकल गई हैं। उसके बाद आपके 20 से ज्यादा आपके खुद के लॉ मेकर निकल गए हैं, तो आप तो 140 के करीब आ गए हैं, और आपको चाहिए 172। तो मुझे लगता नहीं है कि वो रुक पाएंगे। ये इट इज अ मैटर ऑफ डेज, 2-3 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। कल नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो मोशन है वो टेबल कराया जाएगा, उस पर फिर बहसबाजी होगी, और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। अब सच्चाई एक पॉइंट की आती, क्या इमरान खान रिजाइन कर देंगे कि इससे पहले वोटिंग हो, या नहीं करेंगे, ये एक म्यूट क्वेश्चन है। ये भी डिवाइडेड है, कुछ कहते हैं कि नहीं करेंगे, ही इज अ फाइटर, वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करेगा, वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मिराकल हो जाएगा, ये लॉ मेकर्स उसकी तरफ वोट करेंगे। आज जिस प्रकार से उसने दिखाया है कि भाई आवाम उसके साथ है, और लोग बहुत आए हैं, और वो मसीहा बनना चाहता है, मार्टर बन के जाना चाहता है। एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फेज है, वो भी मिर्जा साहब लाइट डाल सकते हैं, कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भी फ्रजाइल है। अभी पाकिस्तान में PMLN, PPP और फयाजुल रहमान, ये तीनों मेन पार्टी मिलके आई हैं। आज वो कॉमन एनिमी है, तो वो इकट्ठे हैं। जब वो आए, जब उनको रूल करने की बारी आएगी, तो आप देखेंगे फ्रिक्शन आएगी, उसके अंदर काफी कुछ आएगा, क्योंकि पहले एक बार PPP रूल करती थी, एक बार PMLN। तो जैसे वो उसने अभी इमरान खान कह रहे थे कि भी 3 रैट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चूसा है, मुझे समझ नहीं आया तीसरा रैट कौन सा है। एक तो नवाज शरीफ की तरफ करेंगे, एक भुट्टो को, थर्ड वाला कौन सा करे थे, फयाजुल रहमान को, फजलुर रहमान की तरफ उनका इशारा होगा, इशारा था। मेरा मतलब ये है कि ये भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि जैसे ही पावर आएगी, अगर आती है, इमरान खान समझ रहे हैं कि मैं हो सकता बच जाऊं, कुछ ना कुछ हो जाए, अगर नहीं बचता तो मैं डिसॉल्व करा दूं असेंबली,
और इलेक्शन हो दोबारा, यही नहीं वो पंजाब में भी हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ऐसा वो समझ रहे हैं, आगे क्या होगा वो समय बताएगा। चौधरी साहब। मिर्जा साहब, ये जैसे ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की कुर्सियां डांवाडोल होती हैं, उनको भारत की सेना बहुत अच्छी लगने लगती है, जो जो हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब दखल अंदाजी नहीं देती है सरकार के मामलों में। भारत भी बहुत अच्छा लगने लगता है। आज भी मैं उनका भाषण देख रहा था, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। पहले वो हम सच्चाई बहुत है। पहले हम उनकी टक्कर में थे। और ये हैरत की बात है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो ये रियलाइजेशन इनको तब होता है जब इनकी कुर्सियां हिलने लगती हैं। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसके साथ साथ कि आगे होने वाला क्या है। जी बहुत शुक्रिया। आप देखें, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक जलसे में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि इंडिया की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने अवाम के यानी जनता के जो है बेनिफिट को सामने रख के बनाई जाती है। इस तरह की बातें कर रहे थे। जी। तो बात यह है कि जाहिर है वो कोई नेक अच्छे अंदाज में थोड़ी कह रहे हैं। वो तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि मतलब है आप इंडिया का लफ्ज हटा के दुश्मन लगा देना, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। वो तो कह रहा है देखो हमारा दुश्मन जो है वो आगे निकल गया है, और बंगालियों को वो कुछ समझते नहीं थे, तो वो कह रहे हैं अरे वो देखो वो जो बंगाली थे 5-5 फुट वाले वो भी निकल गए, हम पीछे रह गए। वो ये वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि देखो यार ये इंडिया वाले कितने अच्छे हैं, ये कहाँ चले पहुंच गए, बंगालियों ने इतनी मेहनत की है देखो वो कहाँ निकल गए। ये इस तरह की बात नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है कि अगले जो 24-36 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को क्या के नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकता है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास भी और प्राइम मिनिस्टर के पास भी है मेरे। तो वो ये कर सकता है। और मैं जो फॉलो कर रहा हूँ इमरान खान के जितने जलसे इसने किए हैं उनमें ये मुझे इंतखाबी जलसे लगते हैं। ये वो जलसे लगते हैं जो इंसान इलेक्शन कैंपेन के लिए शुरू करता है। तो इसमें जाहिर है इमरान खान ने तो खुशबू सूंघ ली है कि भाई इसके हालात बड़े ख़राब हैं, और इसने एक अवाम की राब्ता मुहिम शुरू की जिसके अंदर इसने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि मुझे रूस की मदद क्या सपोर्ट करने की वजह से मेरे खिलाफ दुनिया जो है वो साजिश कर रही है, कश्मीर के लिए जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो एक नैरेटिव बुना है कि बाहर के लोग मेरे खिलाफ हो गए और वो पैसा दे रहे हैं इनको इनको जिनको मैं एन और एम नहीं दे रहा, यानी कि जो नवाज शरीफ और पीपल पार्टी और दूसरे सियासतदान हैं जिन पे करप्शन के इल्जाम मैंने लगाए हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी जान छोड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ तहरीक नहीं चलाएंगे। तो ये दो बयानियां लेके साथ साथ चल रहा है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इनको पैसा वो दे रहे हैं। ये जो है नेशनल पॉलिटिशियन जो है उनके खिलाफ ये बयानियां लेके चल रहा है कि जी ये उस साजिश का हिस्सा है और ये चाहते हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूं ताकि इनकी करप्शन खत्म हो, करप्शन जो है वो केसेस में फारिग कर दूं। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे इस बात का शक है कि ये कहीं असम्बलियां, क्योंकि वो कहता है ना मेरे पास एक लास्ट सरप्राइज है, तो वो फिर सरप्राइज यही है कि ये असम्बलियां तोड़ के तो नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। उसमें इसकी बचत भी हो जाती है कि ये वो हो जाता है, मतलब है किक आउट, बूटेड आउट जैसे फौज में कहते हैं ना कि ये बूट आउट नहीं होता। और दूसरा ये कि इसकी सुर्खी भी नहीं होती कि भाई ये पहला वजीर आजम है जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान ने बाहर फेंका उठा। तो जी। ये मुझे लग रहा है इसके चांसेस ज्यादा है। जनरल साहब, आखिर में कोई टिप्पणी आप करना चाहें? नहीं, मेरे को ठीक मिर्जा साहब ने सही बोला है कि अब वो इतनी आसानी से तो अपोजिशन को पावर नहीं देंगे। और सच्चाई है कि जो इसकी स्पीच है
उसमें हिडन मीनिंग तो है, इसमें कोई है नहीं। वो ये जो भारत के बारे में वो बोला कि जो भारत की पॉलिसी एक प्रकार इंडिपेंडेंट है और अपने लोगों के अच्छे के लिए है, कि कहीं तो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्वाड का हिस्सा है, कहीं रूस जो जिसके ऊपर सैंक्शन लगी है उससे आप ऑयल खरीद है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की गवर्नमेंट ये करती है बोल्ड हो जाए, और अगर पाकिस्तान में कोई बोल्ड लीडर है तो मैं ही हूँ, ना कि वो ऑपोजिशन में जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है जिंदगी भर। वो भी कहीं ना कहीं इशारा था उनका कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी पॉलिसी ला सकता वो मैं हूँ, तो मैं ही कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं इशारा है। सच्चाई ये है कि इमरान खान अब कुछ भी बोल रहे हैं, उनको कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई खास अच्छा नहीं, इकोनॉमी ने बड़ा ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि जो पहले नवाज शरीफ थे या उनसे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इतना खास अच्छा नहीं किया हो, मगर वो फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस था, काफ़ी ठीक था। अब देखो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट के नाते हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है वो बढ़ता जा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो हैं वो डूरन लाइन नहीं मानते, वो अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंटरनल सिचुएशन भी खराब है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक है, और जो कुछ चीज़ें तो सच बोल रहे हैं। बांग्लादेश 1971 में जब निकला था पाकिस्तान से तो उसकी जीडीपी पाकिस्तान से 1/3 थी, 1/3 नहीं 2/3 थी, आज वो 5-6 गुना ज़्यादा है। आज जो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड को पाथ दिखा रहा है, भारत को भी दिखा रहा है। हम नहीं कह रहे कि हम सीख नहीं सकते, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बांग्लादेश से, स्पेशल रूरल बैंकिंग, अर्बन बैंकिंग, हेल्थ, साइटेशन और आपका टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री उन्होंने किया है, कमाल बिल्कुल एक प्रकार। और माइंड यू कि उनके पास जो भगवान ने दिया हुआ जमीन है वो इतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं और वो हैं, जबकि पाकिस्तान के पास दिया हुआ जो लैंड है वो तो सोना है। तो इसके बावजूद मुझे लगता है ये, और ये भी सच है 1960 तक इनकी जीडीपी बहुत अच्छी थी, और इसके बाद जब से आर्मी के पास ये रूल आने लगा एक के बाद एक डिस्कशन में बात हो रही थी कि आर्मी ने जो है पावर को हड़प लिया। वो बताओ 1955 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने 3 साल वो गवर्न नहीं करे, 58 में जनरल जो अयूब थे उसको खुद जाके पावर दी है, मिर्जा साहब बताएंगे। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कि इनके अंदर डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाई, ये दुख की बात है। ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। भारत चाहता है कि एक डेमोक्रेसी फूले फले, गुड और बैड, एक सिविलियन गवर्नमेंट पूरा टाइम पूरा करे और फिर दूसरी गवर्नमेंट आए। होता क्या है, हर 3-4 साल के बाद डर है, और वो डर है अदर देन कि क्या परफॉर्मेंस है, उसका डर है कि जो उस गवर्नमेंट के आर्मी से कैसे ताल्लुकात हैं। जब तक आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो 100 खून माफ है, जिस दिन वो ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं फिर आर्मी उसकी जो स्ट्रिंग खींच लेती है, फिर वो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये एक रूटीन हो गया है पाकिस्तान में। तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत खराब है, डिगमगा गई, इकोनॉमिकली इतना पुअर है, वो ज्यादा देर रह नहीं पाएगा। अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, क्या कर पाएगी? अगर खिचड़ी गवर्नमेंट आएगी तो फिर कुछ नहीं। ये बात मिर्जा साहब ने ठीक बोली, वो मरते मरते भी छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं डिजोल्व करने की सोचेंगे जो असेंबली को, सो दैट दोबारा इलेक्शन हो। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, फेयर होते हैं, तो इट इज एनीवन गेम, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कम है। मगर जब दूसरे लीडरों से कंपेयर करोगे तो वो उसमें फिर अलग बात आ जाती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने आज क्राउड पुल किया, कल ऑपोजिशन भी कर रही है। मैं मानता हूं कि सच्चाई ये है कि उनके पास कुछ दिखाने को नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाए। ग्राउंड पे नया पाकिस्तान ऐसा बना दिया, ना इधर के ना उधर के। तो सच्चाई है, इकोनॉमी है आज की तारीख में, अगर देश की इकोनॉमी नहीं है, तभी मैं कई बार बोलता रहता हूँ रूस ने बहुत बड़ा पंगा लिया है, कि रूस की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उन्होंने पंगा लिया है। $1.43 ट्रिलियन है। भारत की इकोनॉमी
अभी $3 ट्रिलियन होने वाली है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं। तो पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं है वो मिलिट्री भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। ये तो प्रूव कर दिया बियॉन्ड डाउट, क्योंकि इट इज जियो इकोनॉमिक्स। और पाकिस्तान ये लेके आया था जियो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, जियो पर ग्राउंड पे बात बनी नहीं। मुझे लगता है इनके दिन अभी 2-3 दिन के रह गए हैं। नंबर गेम में वो बहुत पीछे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बचा पाएंगे। क्या दोबारा इलेक्शन होंगे या अपोजिशन पार्टी को मिलेगा मौका दोबारा रूल करने का, जो बचे हुए पीरियड, ये समय ही बताएगा। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिवाज सर और डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब, इतना समय निकालने के लिए और ओशियन नेटवर्क के दर्शकों को बहुत गहन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय हिंद। हिंद।